हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी जेई के लिए, बिकॉज हर साल इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हमने एसएससी जेई के लिए नॉन टेक बैच स्टार्ट किया है, प्लस टेक्निकल भी किया है। तो अगर आप नॉन टेक में इनरोल करना चाहते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि हमने जीके जीएस का स्टैटिक पार्ट कवर किया है जिसमें ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी चीज़ें 90% कवर हो चुकी हैं। और करंट अफेयर ये भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपने इंजीनियर्स पाथ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जाना है, एप्लीकेशन पे जाना है। ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप? प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इनरोल कर सकते हैं। फी 499 रहेगा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसको हम 120 आवर्स में कंप्लीट किया है, या फिर इसको हम पूरा टोटल 120 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। मीन्स आपको कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 टू 35 मार्क्स आउट ऑफ 50, जो कि एक सबसे बेस्ट स्कोर है। तो अगर आप अच्छे से नॉन टेक को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इंजीनियर्स पाथ एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स क्या है दोस्तों? इसमें हम जीन के बारे में जानेंगे। जीन के कारण जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसी स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। अब यहाँ पे दो चीज पढ़ते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब है जो भी करेक्टर आपके माता पिता से आप में आए हैं, तो जिस प्रोसेस से आए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब माता पिता के कैरेक्टर संतान में जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स की ब्राउन आई है और आपकी भी ब्राउन आई है, तो ये एक इनहेरिटेड फीचर है। या बाल बाल का कलर, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जाते हैं थ्रू दी जीन। जीन इनको कैरी करता है। जीन ही क्या है दोस्तों? जीन ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, और इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है भिन्नता। पेरेंट्स और उसकी ऑफ स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फीचर, कौन कौन से कैरेक्टर अलग हैं, इसी को बोलते हैं हम वेरिएशन। और इन दोनों की स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो चलिए जानते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले यूज किया था डब्ल्यू बेटसन ने। और ये क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग बाय द जीन्स। क्योंकि जीन क्या है? जीन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो लेक्चर्स में। ये डीएनए का एक पार्ट होता है। ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए। मतलब ये प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन कैसे बनते हैं ये भी हम जान चुके हैं अच्छे से। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, दैट इज कॉल्ड जीन। और ये जीन ही ट्रांसफर होते हैं। ये जीन ही ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब यहां पे देखो दोस्तों, सबसे पहले जेनेटिक्स पर स्टडी की थी जोहन मेंडल ने, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। बट ये पहले जेनेटिक्स शब्द नहीं था। ये पहले जेनेटिक शब्द नहीं था, जेनेटिक से बाद में आया है दोस्तों। जेनेटिक दिया था डब्ल्यू बेटसन ने, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। क्योंकि मेंडल के टाइम पर जीन को कोई भी नहीं जानता था कि जीन क्या होता है। जीन के बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जीन की डिस्कवरी हुई कि जीन भी एक वर्ड होता है, एक फैक्टर होता है। और उसके बाद इन्होंने इसको बोला जेनेटिक्स। और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हो जाएंगे डब्ल्यू बेटसन, एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हो जाएंगे मॉर्गन।
मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसके बाद बात करेंगे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन हो जाएंगे? ए गैरोड। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे जो कि जेनेटिक्स में हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि फैक्टर। फैक्टर को यूज किया था मेंडल ने। याद रखना है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फैक्टर के ऊपर कि फैक्टर को किसने जेनेटिक्स में यूज किया था? तो मेंडल ने किया था, क्योंकि उस टाइम पे जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जीन देखो हमारे अंदर है जीन, बट हमको नहीं पता था। अब जैसे मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, उन्होंने उनके कैरेक्टर की क्रॉसिंग ओवर कराई, मतलब उन्होंने पी प्लांट की क्रॉसिंग ओवर कराई और उसमें देखा कि जो माता पिता के कैरेक्टर हैं और दूसरा बेबी प्लांट है, मतलब ऑफस्प्रिंग है, उसमें जा रहे हैं। तो वहां पे कुछ इन्होंने नोटिस किया कि भाई अगर लेट सपोज आप टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो उनसे टॉल प्लांट बनता है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ तो ऐसी चीज है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी को नाम दिया इन्होंने फैक्टर। उसी को इन्होंने नाम दिया फैक्टर, और आगे चल के इसी फैक्टर को बोला गया जीन। आगे चल के दोस्तों इसी फैक्टर को बोला गया जीन। तो याद रखना है, फैक्टर शब्द का उपयोग किया था मेंडल सर ने। ये क्या है? ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। क्योंकि आपको पता है जीन में ही इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। जीन ही एक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए। तो फैक्टर जीन को बोला है, तो फैक्टर भी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ हेरिडिटी हो जाएगी, और जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो कॉल्ड जीन। इसको हम जीन भी बोलते हैं दोस्तों, और फैक्टर को दिया था मेंडल ने। चलिए बात करते हैं अलील क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है एक क्रोमोसोम। आपको पता है क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, विजिबल होते हैं। जैसे अगर सेल डिवाइड नहीं कर दी है तो उस टाइम इसमें डीएनए होगा, और कैसी फॉर्म में होगा? धागे की, थ्रेड की फॉर्म में होगा। बट जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। उसके बाद ये हिस्टोन प्रोटीन से लिपट के क्रोमेटिन का निर्माण करता है, और क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। बट ये क्रोमोसोम आपको माइटोसिस में दिखते हैं, सेल डिवीजन में दिखते हैं। माइटोसिस की मेटाफेज में, एक एनाफेज होती है, एक मेटाफेज होती है। तो इसलिए बोला जाता है मेटाफेज सबसे अच्छी स्टेज है मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि उस पर आपको क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। और आपको मैंने अभी बताया कि जीन क्या है? जीन डीएनए का ही एक सेगमेंट है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है, तो जीन भी क्रोमोसोम पे होंगे इस टाइप के। ये है ए एंड ए जीन। और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल को बोलेंगे अलील। अलील ए, अलील ए। तो जीन पेयर में होंगे, और उनके दोस्तों इंडिविजुअल को बोलेंगे अलील। उनके इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? अलील बोलेंगे। यहाँ पे देखो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन सेम होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज गिवन बाय वोटसन। ये सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको जो क्रोमोसोम दिखाया है, ये होमोलोगस वन क्रोमोसोम की कॉपी है। एक ये है, एक ये है। ये सिंगल भी हो सकता है, जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। अगर आपको ये सभी चीजें पता नहीं चल रही हैं तो इसके लिए आपने स्टार्टिंग से सभी चीजें देखनी होंगी, तभी आपको समझ आएंगी सभी चीजें। और ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज पूछता है एसएससी, ये बिल्कुल गलत है। लास्ट टाइम के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बायोलॉजी में किस हद तक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सभी चीजें पूछता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है जो एक जैसे दिखने वाले होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया है एक क्रोमोसोम, ये बना दिया दूसरा क्रोमोसोम, ये एक जैसे दिखने वाले हैं और इन पर जीन है, ए जीन ए जीन। तो
इनको बोलेंगे हम अलील। चलिए आगे चलते हैं। और अलील को भी दिया था दोस्तों डब्ल्यू बेटसन ने, अलील शब्द का भी यूज किया था डब्ल्यू बेटसन ने। चलिए बात करेंगे जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप क्या होता है चलिए समझते हैं, इसको भी हम जीन की हेल्प से समझेंगे। देखो, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल सेक्स सेल के बीच में, तो उनसे गैमेट्स बनते हैं। उनसे क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल के मिलने से क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा। और उसमें होंगे जीन, उसमें होंगे जीन, क्योंकि इसी में होते हैं क्रोमोसोम, इसी में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर ही लोकेट होते हैं जीन। याद रखना है, जीनोटाइप किसको बोलेंगे? जीन के प्रेजेंस को। इट रेफर टू जेनेटिक कोड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिनोटाइप, मतलब ये एक जेनेटिक कोड है, यही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो जीनोटाइप क्या हुआ? जेनेटिक कोड हुआ, और ये विजिबल होते हैं आपको गैमेट्स में। ये किसमें विजिबल होते हैं? गैमेट्स में विजिबल होते हैं। तो याद रखना है, गैमेट्स में आपको जीनोटाइप दिखता है, और जबकि जाइगोट में आपको फिनोटाइप नजर आता है। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस किसी इंडिविजुअल की। लेट सपोज मेरी फिजिकल अपीयरेंस है, मैं टॉल हूँ, ड्वार्फ हूँ, या मेरे बाल कैसे हैं, ये सब क्या है? ये फिजिकल अपीयरेंस है। ये किसके कारण आई है? ये जीनोटाइप के कारण आई है, ये जीन के कारण मुझ तक पहुंची है। तो जीनोटाइप के कारण फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलती है, और उसी को बोलते हैं फिनोटाइप। बट ये आपको गैमेट्स में नजर नहीं आएगा, क्योंकि गैमेट्स में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, प्योर क्रोमोसोम होते हैं, उसमें आपको सिर्फ जीनोटाइप ही नजर आता है। और इसके बाद गैमेट्स के बाद क्या बनते हैं? बेबी बनता है, और जब इनिशियल स्टेज होती है बेबी की, उसको बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट की ही आपको फिजिकल अपीयरेंस नजर आएगी, जाइगोट को ही आप देख के बता सकते हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। तो जाइगोट में ही आपको फिनोटाइप नजर आता है, ये क्वेश्चन याद रखना है। गिवन बाय जॉनसन, तो फिनोटाइप शब्द का यूज किया था जॉनसन ने। चलिए बात करेंगे जीन। जैसे कि मैं बता चुका हूं, जीन को दिया था जॉनसन ने, एंड जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड द प्रोटीन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन कहाँ पे वर्क करता है, लोकेटेड कहाँ पे होता है। तो देखो, जीन डीएनए का पार्ट है, तो डीएनए में भी लोकेट होगा, और डीएनए से ही बनता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में भी होगा, डीएनए से ही बनता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में भी होगा। बट क्या ये सभी में वर्क करेगा? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में वर्क करता है, और ओपन डीएनए में वर्क करता है। इसका फंक्शन होता है ओपन डीएनए में। कैसे? देखो, मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ा रखा है। सेल डिवीजन में मैंने बताया था कि डीएनए कंडेंस होता है और बनाता है क्रोमोसोम, डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। बट इस टाइम पे ये वर्किंग नहीं है, मतलब इसमें कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है। जब सेल डिवाइड हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, तब उसके बाद इसके अंदर फंक्शन चालू होगा, और फंक्शन के दौरान जीन काम करेगा। तो जब ये दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाएंगे, तो अब इसमें क्रोमोसोम नहीं जाएंगे, मतलब अब क्रोमोसोम जो पहले कंडेंस हुए थे वे डीकंडेंस होके फिर से डीएनए बना देंगे, और इनमें आपको धागे के रूप में डीएनए देखने को मिलेगा, जिसमें होते हैं आपके जीन, और जीन फिर प्रोटीन बनाना चालू करते हैं। याद रखना है, सेल डिवीजन के दौरान आपको जीन का फंक्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कब दिखता है? जब ओपन डीएनए होता है। याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कैरेक्टर एंड ट्रेट्स की। कैरेक्टर और ट्रेट्स क्या होते हैं? अभी हमने कैरेक्टर देखे, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, कैरेक्टर पास कर रहे हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, तो ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। जैसे कलर एक करेक्टर है, कलर एक करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है। कलर के दो पार्ट हो सकते, बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। लेट्स सपोज येलो है और ग्रीन है, येलो और ग्रीन है, तो ये ट्रेट है, ये दोस्तों ट्रेट है। हाइट टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है,
तो टॉल एंड ड्वार्फनेस क्या है, ये ट्रेट है, और जबकि हाइट एक कैरेक्टर है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब जिनकी सेम मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब दिखने में सेम होते हैं और उनके ऊपर कैरेक्टर भी सेम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जैसे कि ये है। अब चलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट। इसी पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, मेंडल ने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले ये दोस्तों मिथ था कि जो चीजें हम में ट्रांसफर होती है वे फ्यूज होके आती है, मतलब गैमेट फ्यूज होते हैं और उनकी जो फीचर हैं वे भी आपस में फ्यूज होके एक अलग फीचर बनाते हैं। बट आज हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे कि लेट सपोज मैं ब्लू कलर में रेड कलर को मिला दूं तो बिल्कुल अलग कलर मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्यूजन। बट आज अब देखते हैं माता पिता के इंडिविजुअल कैरेक्टर हम तक पहुंचते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर हम तक पहुंचते हैं। जैसे कि पिता की आंख ब्राउन है और हमारी ब्राउन हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि पिता की आंख ब्राउन है माता की ब्लैक है, दोनों का कॉम्बिनेशन पहुंचेगा, मिक्स होके पहुंचेगा, नहीं, अपने अपने अलग अलग फीचर्स होंगे। तो ये बताया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पी प्लांट को चूज किया, पी प्लांट को चूज किया और इन्होंने इसके 14 ट्रेड्स पर स्टडी की, 14 ट्रेड्स पर स्टडी की और 7 कैरेक्टर पर स्टडी की। ये पूछा जाता है कि कितने कैरेक्टर थे, 7, ट्रेड कितनी थी, 14। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसे कि सीड का शेप, बीज का शेप कैसा होगा, बीज का कलर कैसा होगा, फ्लावर का कलर कैसा होगा, फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे होगी, प्लांट की हाइट के ऊपर बात की और पॉड के शेप के ऊपर बात की, पॉड के कलर के ऊपर बात की। तो ये 7 कैरेक्टर थे और इनके ये 14 ट्रेड्स थे। इन्होंने पी प्लांट को चूज किया था। तो यहाँ पे देखो, ही सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ पी प्लांट, मीन्स 7 कैरेक्टर एंड 14 ट्रेड्स फ्रॉम विच वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। तो इन्होंने बताया कि एक तो डोमिनेंट होगा और एक ट्रेड रिसेसिव होगा। क्या मतलब है इसका, एक को हम बोलेंगे रिसेसिव, एक को बोलेंगे डोमिनेंट, एक को बोलेंगे डोमिनेंट, एक को बोलेंगे रिसेसिव। डोमिनेंट ही अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखा पाएगा, डोमिनेंट ही अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखा पाएगा, रिसेसिव नहीं दिखाएगा। और अगर डोमिनेंट नहीं है फिर तो रिसेसिव को दिखाना होगा। लेट्स सपोज मैंने बात की दो कॉम्बिनेशन की, एक टी और एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी दूसरा भी स्मॉल टी। अब देखो इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट फैक्टर को, जबकि स्मॉल टी रिसेसिव। ये मेंडल सर ने बताया था। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया डोमिनेंट ही अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखा पाता है, मतलब जो इनसे बेबी बनेगा वो टॉल होगा, जबकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो ये रिसेसिव है और रिसेसिव अपना फिजिकल अपीयरेंस दिखाएगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर। तो यहाँ पर इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ होगा दोस्तों, तो याद रखना है डोमिनेंट ही अपनी फिजिकल अपीयरेंस को दिखा पाता है। अब यहाँ पे देखिए ये है डोमिनेंट ट्रेट और ये है रिसेसिव ट्रेट। जैसे कि अगर सीड राउंड है तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, मतलब अगर ये दोनों आपस में आप इनको क्रॉस कराएं तो जो प्लांट बनेगा उसमें सीड होगा आपका राउंड। वैसे ही येलो को इन्होंने डोमिनेट बोला, पर्पल को इन्होंने डोमिनेट बोला, एक्सियल मतलब फ्लावर की पोजीशन कहाँ पे होगी, टर्मिनल पे होगी, एक्सियल पे होगी, एक्सियल को इन्होंने डोमिनेट बोला, टॉल को इन्होंने डोमिनेट बोला और इनफ्लेक्टेड को इन्होंने डोमिनेट बोला और ग्रीन को इन्होंने डोमिनेट बोला और बाकी सभी रिसेसिव। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इन्होंने क्यों पी प्लांट को चूज किया। क्योंकि आपको पता है पी प्लांट की लाइफ शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, तो आप बार बार स्टडी कर सकते हैं। मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स,
तो इनके पास बहुत सारी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, जैसे कि सीड का कलर कैसा होगा, सीड का शेप कैसा होगा, फ्लावर कैसा होगा, बहुत सारी थी। जितनी ज्यादा ट्रेड्स पर आप स्टडी करेंगे उतने ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे, उतनी ही एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। पी प्लांट इज सेल्फ पोलिनेटेड। सेल्फ पोलिनेटेड का मतलब है एक फ्लावर में मेल का भी पार्ट होगा जिसको हम स्टेमन बोलेंगे, और फीमेल भी पार्ट होगा जिसको हम पिस्टिल बोलेंगे। और अगर ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट है, मेल भी पार्ट है फीमेल भी पार्ट है, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो पी फ्लावर एक बाइसेक्सुअल है, और इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी बहुत इजी होता है एंड इसको आप आसानी से उगा सकते हैं, तो इसलिए हमने पी प्लांट को चूज किया। अब चलिए बात करेंगे हम क्रॉसिंग की। अभी तक हम क्रॉसिंग देख रहे हैं कि क्रॉसिंग क्या होती है, अब चलिए क्रॉसिंग करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग पढ़ाऊंगा, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सभी सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक फीचर की बात करेंगे, वहां पे कई फीचर की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट में देखो दो टाइप की हाइट हो सकती है। हाइट एक कैरेक्टर है और इसकी ट्रेट हो सकती है टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल होगा तो हमने लिया कैपिटल टी, और ड्वार्फ में हमने लिया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये दोनों चीज दे सकता है, कैपिटल टी एक बार कैपिटल टी देगा, दूसरी बार भी कैपिटल टी देगा। ये भी एक बार स्मॉल टी देगा, एक बार स्मॉल टी देगा। तो इसके कितने गैमेट्स बन सकते हैं, इससे एक ये और एक ये हुआ, एक ये हुआ, इसके 4 गैमेट्स बन सकते हैं। तो हमने सिर्फ 2 लिए हैं क्योंकि दूसरी कॉपी होगी, जाहिर सी बात है दूसरी कॉपी होगी इसकी, तो हमने 2 लिए हैं। इनको हमने फ्यूज कराया, क्रॉसिंग कराई, और इनसे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो इसमें डोमिनेंट फैक्टर क्या है, टी है, तो ये कैसा होगा, टोल होगा। फिर हमने दूसरा कराया तो दूसरे से भी टोल बना, फिर उन दोनों की क्रॉसिंग कराई हमने, सेल्फ क्रॉसिंग कराई, तो इससे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका जब क्रॉसिंग कराएंगे आप, तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये कैपिटल टी देगा स्मॉल टी देगा, ये कैपिटल टी देगा स्मॉल टी देगा, इसका कैपिटल टी इससे कैपिटल टी से क्रॉस करेगा, और कैपिटल टी मतलब टॉल बनेगा। ये इसके स्मॉल टी से भी क्रॉस कर सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, मीन्स टॉल बनेगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैपिटल टी है। यहाँ पे देखो स्मॉल टी है, इससे जाएगा कंबाइन करेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये भी टॉल होगा, और स्मॉल टी जाके ड्वार्फ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेट फैक्टर नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर आप क्रॉसिंग कराते हैं तो सेकेंड जनरेशन में, ये तो फर्स्ट जनरेशन है उसमें टॉल बनेगा, सेकेंड जनरेशन में एक आपको ड्वार्फ देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप आगे इनको क्रॉसिंग कराएंगे, भाई काफी जनरेशन हो सकती है, इसके आगे भी जनरेशन हो सकती है, ये F1 जनरेशन है, ये F2 होगी, इसके बाद F3 होगी, फिर आपने इनको भी क्रॉसिंग कराना है, तो उसके बाद आपको और ज्यादा ड्वार्फ देखने को मिलेंगे। तो ये सभी एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल सर ने, और ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट थे। और ये क्यों हो रहा है, उसे इन्होंने बोला फैक्टर, क्योंकि उस टाइम जीन नहीं था। अब यहाँ पे देखो डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव में बता सकता हूँ, होमोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस का मतलब है अगर दोनों फैक्टर मतलब अलील इसी जनरेशन में सेम हो, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो दोनों सेम है, इसमें भी दोनों सेम है, तो ये हो जाएंगे होमोजाइगस। और हाइड्रोजाइगस का मतलब है अगर दोनों फैक्टर अलग अलग है, मतलब इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी होता जैसे कि यहाँ पे है, ये हेट्रोजाइगस है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे लिंकेज। देखो दोस्तों, जो मेंडल सर थे वे बहुत लकी पर्सन थे, वैसे उनको फेम नहीं मिला, फेम आगे चल के मिलता है उनको, बट जब वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम उनका लक उनके साथ था, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को चूज किया, और पी प्लांट में लिंकेज नहीं होता है। लिंकेज का मतलब है साथ में
फैक्टर्स का इनहेरिटेंस होना। कैसे दोस्तों, देखो ये है क्रोमोसोम और ये है दो जीन जो कि बहुत पास पास है, सेम क्रोमोसोम पे है और पास पास है। तो अगर ये दूसरे से क्रॉसिंग करेंगे तो इसमें से एक नहीं जाएगा। जैसे वहां पे जा रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी था, वे दोनों दूर दूर थे, इसलिए ये कैपिटल टी चला जा रहा था कंबाइन कर रहा था, दूसरा स्मॉल टी चला जा रहा था कंबाइन कर रहा था। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे साथ में है तो ये अपना साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ये दोनों ट्रांसफर होंगे तो इसको बोलते हैं लिंकेज। तो बोलते हैं लिंकेज। यहाँ पे सिंगल सिंगल कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये लिंक नहीं है, ये अलग क्रोमोसोम पे है, ये अलग क्रोमोसोम पे है, ये भी लिंक नहीं है क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो वे अलग अलग ट्रांसफर होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, ये खुद से पढ़ लेना आप ऊपर। आगे हम बात करेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स की। अभी हमने देखा प्लांट्स के ऊपर, सेम फिनोमिना आपको देखने को मिलता है ह्यूमंस के अंदर। तो इस क्रोमोसोम को हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। क्रोमोसोम को दिया था सबसे पहले डब्ल्यू वेल्डियर ने, और हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, और इसमें 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो 23 पेयर होते हैं उनमें से 22 पेयर एग्जैक्ट सेम होते हैं मेल और फीमेल में, मेल एंड फीमेल में, जबकि 23rd पेयर, 23वां पेयर दोनों में अलग अलग होता है। मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। मेल में क्या होगा उसी को बोलेंगे XY, और फीमेल में XX। XY क्या है दोस्तों? ये फैक्टर है, जीन है, ठीक है। और इस टोटल को मिला के हम क्रोमोसोम बोलेंगे। ये भी एक क्रोमोसोम है। तो ये 23वां पेयर है किसमें? मेल में। ये 23वां पेयर है फीमेल में। तो फीमेल में एंड मेल में ये दोनों अलग अलग होते हैं, मेल में XY और फीमेल में XX, और इन्हीं को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो याद रखना है। यहाँ पे देखो ये सभी चीजें मैं बता चुका हूं। इनको हम ऑटोसोम भी बोलते हैं। जो 22 पेयर होते हैं उनको हम ऑटोसोम भी बोलते हैं। जो बिल्कुल सेम होते हैं उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की संख्या के ऊपर कि किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। क्रोमोसोम सबसे कम होते हैं। आंट की एक सब स्पेसीज है जो कि फीमेल होती है, मायरमेशिया पिलोसुला। इसमें सिर्फ एक पेयर होता है, और सबसे ज्यादा पेयर आपको देखने को मिलेंगे टाइडोफाइटा के ओफियोग्लोसम में, जिसका नाम है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, जिसमें 630 पेयर देखने को मिलते हैं। और पी प्लांट पर मेंडल सर ने स्टडी की थी, तो वहां पे याद रखना है 14 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या है दोस्तों? 14 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे जीनोम क्या होता है एंड प्लाज्मा जीन क्या होते हैं। जीनोम का मतलब है ऑल जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम। देखो, एक होता है डिप्लॉइड सेल, एक होता है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल हम किसको बोलते हैं? सेक्स सेल को बोलते हैं, सेक्स सेल को बोलते हैं। और सेक्स सेल को छोड़ के जितनी भी सेल होती हैं वे डिप्लॉइड सेल होती हैं, वे डिप्लॉइड सेल होती हैं। सेक्स सेल का मतलब क्या है? जैसे कि मेल में आपका स्पर्म का सेल होगा, और फीमेल में ओवेरी का सेल होगा, जैसे कि एग का सेल होता है। ये सब सिंगल सेल होते हैं दोस्तों, ये सब सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। अब बात करेंगे हम प्लाज्मा जीन की। तो देखो, हमको पता है जीन डीएनए में होता है, और डीएनए न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इस प्लेस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो क्या साइटोप्लाज्म में भी डीएनए हो सकता है? मींस जीन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
भाई क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और जब उसमें डीएनए है वे खुद का प्रोटीन बनाते हैं, तो वे प्रोटीन किसके कारण बनाएंगे, वे बनाएंगे जीन के कारण। तो जीन आपका साइटोप्लाज्म में हो सकता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। याद रखना है, प्लाज्मा जीन उस जीन को बोलेंगे जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। सिस्टन क्या है दोस्तों, सिस्टन सेम है जैसा कि जीन होता है, सेम अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन और डीएनए। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच पीसेज ऑफ डीएनए आर ब्रोकन, मतलब जो डीएनए है वो ब्रेक होगा एंड फिर रिकम्बाइंड होगा, जिससे कि न्यू कॉम्बिनेशन बन सके अलील्स का। जो उसके ऊपर अलील्स हैं या जीन है उनका न्यू कॉम्बिनेशन बन सके, इसी को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। और इसी की यूनिट होती है रिकॉन। रिकॉन क्या है, रिकम्बिनेशनल यूनिट होती है डीएनए की। अब चलिए बात करते हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन को सबसे पहले दिया था ह्यूगो डी वरीज ने। म्यूटेशन है क्या दोस्तों, म्यूटेशन है डीएनए में प्रॉब्लम आना, जीन में प्रॉब्लम आना, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आना, इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको बोलेंगे म्यूटेशन। इससे क्या होगा, सीक्वेंस अल्टर हो जाएगा। लेट सपोज मैं जीन की बात कर रहा हूं। जीन बना होता है अमीनो एसिड से। कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं अमीनो एसिड। 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया आप देखते हैं, हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, और हीमोफीलिया रक्त से रिलेटेड है, आरबीसी से रिलेटेड है। सॉरी, हीमोफीलिया नहीं बोलेंगे हम, इसको अमीनिया बोलेंगे। अमीनिया बोलेंगे। अमीनिया दोस्तों आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अमीनिया में क्या होता है, जो आरबीसी बनती है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन बनता है दोस्तों आयरन के पार्टिकल से, आयरन के पार्टिकल से बनता है, और इन पर अमीनो एसिड की चेन लगी होती है, अमीनो एसिड की चेन लगी होती है, जैसे कि अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन। तो बीटा ग्लोबुलिन जो बना होता है इस टाइप से अमीनो एसिड से, उसके 6 नंबर के अमीनो एसिड में प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो पहले ग्लूटोमिक बनाता था, बट अब वैलिन बनाने लगता है। पहले ग्लूटोमिक बनाता था, अब वैलिन बनाने लगता है। जिससे क्या हो जाता है, जिससे कि ये आरबीसी सिकुड़ जाती है, आरबीसी सिकुड़ जाती है और आपस में ज्वाइन करने लगती है, और खून की कमी होने लगती है। इसी को बोलते हैं अमीनिया। तो देखो यहाँ पे जीन में प्रॉब्लम आई है, जो ग्लूटामिक एसिड था वो नहीं बना, वैलिन एसिड बन गया। ये किसके कारण हुआ, कि म्यूटेशन के कारण हुआ दोस्तों। तो म्यूटेशन क्या है, ये डीएनए में भी हो सकती है, डीएनए का सीक्वेंस अल्टर कर देगी, जीन का सीक्वेंस अल्टर कर देगी, या क्रोमोसोम को कम ज्यादा कर देगी। तो ये है दोस्तों म्यूटेशन। एंड इससे जीनोटाइप भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, एंड फिनोटाइप भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों कैंसर होता है, कैंसर होता है ना, कैंसर में ये सभी चीजें होती हैं। कैंसर में अनवांटेड सेल्स बनने लगती है, जिन सेल की नीड नहीं है वे सेल बनने लगती है, क्योंकि प्रोटीन अब पूरी तरह से काम नहीं करेगा। लेट सपोज इस प्लेस पर आपको प्रोटीन चाहिए ए, और यहाँ पे बन जाए प्रोटीन बी। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि आप किसी मार्केट में गए हैं, या चलो किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, वहां पे मोबाइल बनता है, और उसमें ऐसे वर्कर आ जाए जिनको मोबाइल बनाना नहीं आता, तो ये वर्कर क्या करेंगे, खाली पड़े रहेंगे, बिल्कुल खाली पड़े रहेंगे। खाना तो खाएंगे, सबसे ज्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि खाली आदमी सबसे ज्यादा खाना खाता है। तो ये इन वर्कर्स का भी खाना खा जाएंगे और अपने आप ग्रो करेंगे, और ये वर्कर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगेंगे, धीरे धीरे ये डेड होने लगेंगे। वैसा ही सेम केस होता है कैंसर के केस में, क्योंकि वहां पे दोस्तों जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, और जिसके कारण जो प्रोटीन ए बनना था वो प्रोटीन ए ना बन के बी बनने लगता है। अब यहाँ पे ए का काम है, बी यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ये ए की एनर्जी, जो यहाँ पे ए सेल्स हैं जो इस काम को कर रही हैं, उसकी एनर्जी कंज्यूम करता रहेगा और उन सेल को मारता रहेगा और अपने आप ग्रो होता रहेगा।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, और जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कैंसर। चलिए बात करते हैं म्यूटेशनल यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यूटन। नोट रिकॉन म्यूटन सिस्टन ये सब दिए थे एस बेंजर ने। तो ये हमारा हो चुका है पूरा जेनेटिक्स। अब इसमें हमारा सिर्फ डिसऑर्डर बचा है, तो डिसऑर्डर और पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं डिसऑर्डर को। अभी जो मैंने आपको बताया म्यूटेशन के कारण डिसऑर्डर होते हैं, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जो कि 22 पेयर होते हैं ना हमारे पास, उनके क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ जाए, उनके जीन में प्रॉब्लम आ जाए, एक तो वो होगा। एक होगा दोस्तों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, मतलब 23rd पेयर में अगर गड़बड़ आ जाए तो उसके कारण भी डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि इसमें होंगे दो, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। हम सिर्फ एक्स लिंक्ड पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में यही पूछता है। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में, एक्स लिंक का मतलब है, ये देखो, मेल के पास एक्स एंड वाई होते हैं, फीमेल के पास एक्स और एक्स होते हैं। मतलब कि ये जीन अगर अफेक्ट हो जाए, एक्स वाला जीन अफेक्ट हो जाए, तो सेक्स लिंक्ड एक्स डिसीज होगी। जैसे कि यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहली बात, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रीन और रेड कलर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। अब देखो, जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वे सभी रिसेसिव होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिसेसिव होते हैं, डोमिनेट बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं। इनका मतलब क्या हुआ, रिसेसिव का मतलब है, लेट्स सपोज मैं इसको रिसेसिव बोल रहा हूं जो कि है, तो रिसेसिव का मतलब ये हुआ एक्स एंड एक्स, मतलब एक्स एंड एक्स इन दोनों को अफेक्ट होना पड़ेगा। अगर अफेक्ट करना है तो एक्स और दूसरे एक्स जीन को अफेक्ट करना होगा। दोनों जीन को अगर अफेक्ट करेंगे तभी जाके ये दोस्तों अपना असर दिखाएगा। और अगर आपने सिर्फ इसको अफेक्ट कर दिया, इस वाले को अफेक्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया, मतलब ये वाला जीन अफेक्टेड है, ये वाला करेक्ट है, तो ये इसको कैरी करेगा सिर्फ, ये इसमें बीमारी कोज नहीं करेगा। मतलब कोई फीमेल है, कोई ए फीमेल है, उसके एक्स और एक्स में ये वाला, इसमें डिफेक्ट है, ये वाला जीन खराब है, ये वाला जीन बिल्कुल ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको बीमारी नहीं होगी, बट ये अपनी संतान में बीमारी को भेज सकती है, मतलब इसको कैरियर बोलेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, जितनी भी हम डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं वे सब रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव का मतलब है दोनों जीन को खराब होना पड़ेगा तब जाके वे अफेक्ट करेंगे किसी पर्सन को। और इसमें याद रखना है, जैसे कि एक्स लिंक डिसीज है जितनी भी, उनमें मेल अफेक्टेड होते हैं, फीमेल सिर्फ कैरियर होती है, फीमेल सिर्फ कैरियर होती हैं। याद रखना है, यहाँ पे मेल अफेक्टेड होते हैं जो कि 8% है वर्ल्ड में, और फीमेल कैरियर होती है जो कि 0.4% है, मतलब ये कैरी करती है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी दोस्तों एक्स लिंक्ड डिसीज है, एक्स लिंक्ड डिसीज। देखो, अगर आपको नहीं समझ आया क्यों मेल ज्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं आप। लेट्स सपोज मैंने बनाया फीमेल, फीमेल के गैमेट्स होंगे एक्स और वाई, सॉरी एक्स एंड एक्स, ये इसके क्या है दोस्तों, जीन है। और इनसे दो गैमेट बनेंगे, एक एक्स बनेगा और इससे एक्स बनेगा, ये मेल हो जाएगा, इस पे एक्स वाई, इसके पास भी दो गैमेट बनेंगे एक्स एंड वाई। अब देखिए दोस्तों, हमने माना कि ये वाला जीन अफेक्टेड है, ये वाला अफेक्टेड है, तो ये वाला अफेक्टेड होगा, ये वाला बिल्कुल राइट है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने क्रॉसिंग की तो एक्स एक्स से मिल सकता है, एक्स एक्स के साथ मिल सकता है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स और ये अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब ये वाला जीन अफेक्टेड होगा। अब ये रिसेसिव है डिसीज, तो इसके दोनों एक्स अफेक्टेड होने चाहिए तभी जाके ये अपना असर दिखाएगी, तो ये सिर्फ कैरी करेगा, जो कि फीमेल है, ये सिर्फ कैरी करेगा। अब बात करें
ये एक्स इससे मिलेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये एक्स इस वाई से मिलेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट जब ये एक्स इस वाई से मिलेगा तब देखो ये तो अफेक्टेड है एक्स, अब इसके पास दूसरा एक्स नहीं है, सिर्फ वाई है, हम पढ़ रहे हैं एक्स डिसीज, तो ये अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास दूसरा वाई जीन है ना कि एक्स, तो ये अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए मोस्टली इसमें मेल अफेक्टेड होते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में ये भी एक जेनेटिक म्यूटेशन है, डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड में 13 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्लोटिंग के लिए, 13 फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्लोटिंग के लिए, तो ये बनना बंद हो जाते हैं, ये बनना बंद हो जाते हैं, ये बनना बंद हो जाएंगे तो क्लोटिंग नहीं होगी। हल्की मोटी चोट लग जाएगी वो तो बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, बट अगर बड़ा कट लग जाए तो वो बंद नहीं होगा, और जिसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया, मतलब इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं बनती है, और इसको हम रॉयल डिसीज भी बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से ये चालू हुआ था। वे कैरियर थी, उन्होंने इसको कैरी किया अपनी संतानों में, और आगे चल के इन्होंने अपना असर दिखाना चालू किया। तो ये क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय द genetic mutation. It involves the mutation of genes that are essential for the clotting of blood. तो ये उन जीन को खराब करते हैं जो क्लोटिंग कराते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिसीज। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, एक्स लिंक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मतलब जो आपके 22 पेयर हैं उनमें अगर दिक्कत आ जाए, ये भी सभी मैक्सिमम रिसेसिव होते हैं, मतलब दोनों जीन खराब होने पड़ेंगे तभी जाके प्रॉब्लम होगी। सिकल सेल अमीनिया, सिकल सेल अमीनिया में क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीसी बनी होती है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन बना होता है हेमिटिन से, या हीम नामक एक तत्व होता है उससे। ये चार होते हैं, इस टाइप से चार होते हैं आयरन के बने हुए, Fe, Fe, Fe एंड Fe। इनके ऊपर कुछ इस टाइप से प्रोटीन की चेन लगी होती है, जैसे कि अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा, ये भी अल्फा ग्लोबुलिन होगा, नीचे बीटा ग्लोबुलिन होगा, और नीचे बीटा ग्लोबुलिन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोग्लोबुलिन। अब देखो क्या होगा, ये जो बीटा चेन है ये बनी है आपकी अमीनो एसिड से, तो छठा अमीनो एसिड इसमें डिफेक्ट आ जाएगा, इसमें डिफेक्ट आ जाएगा, ये ग्लूटोमिक बनना था, अब ये वैलिन बनने लगेगा। तो इसका काम था क्या, इस प्रोटीन का काम था आरबीसी का निर्माण करना, बट अब जब यहाँ पे ग्लूटोमिक नहीं बनेगा, वैलिन बनेगा, तो दोस्तों ये वाली चेन खराब हो जाएगी, ये काम करना बंद कर देगा, दूसरा काम करेगी, आरबीसी को नहीं बनाएगी, आरबीसी क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, इस टाइप से सिकल शेप हो जाएगी आरबीसी की। यहाँ पे देख सकते हैं ये आरबीसी का राउंड शेप है, ये हो जाएगा सिकल शेप। इससे क्या होगा, इससे ये जो हमारी आर्टरीज होती है, वेन्स होती है हमारे अंदर, उनमें फंस जाएंगी, ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगी, और इससे डेथ हो सकती है। तो ये होता है सिकल सेल। इसमें देखो क्वालिटी खराब होती है, सेल की क्वालिटी खराब होती है, बट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं थैलासीमिया, इसमें क्वांटिटी खराब होती है, क्वांटिटी खराब होती है, मतलब इसमें क्वांटिटी सेम रहेगी, एक से दूसरा बनेगा, बट इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी भी फीमेल कैरियर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल काउंट, और ये है थैलासीमिया का काउंट, ये है ब्लड सेल, देखो मैनफोल्ड होगी है, ठीक है। इस टाइप से आरबीसी की जो सेल है वे इंक्रीज कर जाती है। अब आप बात करेंगे साइस्टेस्टिक फिब्रियोसिस, साइस्टेस्टिक फिब्रियोसिस, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे शरीर के अंदर जितनी भी पाइप्स हैं, पाइप्स भी बोले दोस्तों, जैसे कि फूड पाइप है, इंस्टेटाइन है हमारी,
उनमें म्यूकस भरने लगता है, एक्सिस म्यूकस जमा होने लगता है। म्यूकस क्या है? जो हमारे स्टोमक है उसकी इंटरनल लाइनिंग है, जो हमको एसिड से भी बचाती है। ये व्हाइट होती है, व्हाइट फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, गाढ़ा बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि कोल्ड हो जाता है और उस टाइम नोज से जो ब्लीडिंग होती है वो इसी की होती है। ठीक है, तो याद रखना है म्यूकस क्या है, और ये एक्सिस बनने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके अंदर। तो जैसे कि फूड पाइप में अगर ज्यादा म्यूकस बन जाए तो आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, खाना अंदर तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। या अगर ब्रोंकाई में म्यूकस बन जाए तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। या फिर अगर स्टेटाइन में, जैसे कि स्मॉल स्टेटाइन में हमारा पूरा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, जितने मिनरल्स हैं वे सब वहीं से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो पुअर फूड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये है दोस्तों फिब्रोसिस। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हमने देखा जीन वाले, अब हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम। वहां पे देखो जीन एक्स वाई ये सभी चीजें इनमें प्रॉब्लम थी, बट हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा? इसमें क्रोमोसोम में कमी आ जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ये होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये सभी में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। और इसको हम मंगोलियड डायोशी बोलते हैं, मतलब मंगोलियों की तरह आप हो जाएंगे। मंगोलिया कैसे थे? उनका सिर चौड़ा था, आंखें बाहर निकली हुई थी, और बड़े बड़े थे, कान पतले थे, ये सभी चीजें। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे दिखने लगेंगे जैसे मंगोलिया, इसलिए मंगोलिया डिसीज भी बोलते हैं इसको। डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल सेल डिवीजन रिजल्ट in an extra full or partial copy of chromosome 21 in anaphase during meiosis and total chromosome 47। देखो हमारे अंदर नॉर्मली कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट जब सेल डिवाइड करती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें मियोसिस होता है हैप्लॉइड सेल में। देखो ये आपने पढ़ना होगा पहले जाके, पहले सभी क्लास देखो तभी आपको समझ आएगा मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। तो उसके एनाफेज में ये सभी चीजें होती हैं। वहां पे जो 21 पेयर है या 21 क्रोमोसोम है ये ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा हो जाएगा तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। पहले था कितना? 46, अब हो जाएंगे दोस्तों 47। इसी कारण ये डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें आंख बाहर निकल जाती है, हेड स्मॉल हेड हो जाता है, कुछ ऐसा दबा दबा सा हो जाता है, और फेस फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, स्मॉल ईयर हो जाते हैं, और नेक पतली हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, और जो जीभ है वो एबनॉर्मल हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती है। तो ये है दोस्तों आपकी, इस टाइप से ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। अब चलिए बात करेंगे पटाउ सिंड्रोम की। इसको हम ट्राइसोमी 13 बोलते हैं। वहां पे देखो ट्राइसोमी कितना था? 21 की कॉपी एक्स्ट्रा बनी थी, यहाँ पे 13 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। और क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले स्टडी किया था पटाउ साइंटिस्ट ने। ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है व्हेन एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 30 अटैच टू ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें भी दोस्तों 47 बन जाते हैं। इसमें क्या होता है? हेड पतला हो जाता है, ईयर्स भी छोटे हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो ऊपर वाला लिप्स आप देख रहे हैं इसमें ये फट जाता है, ये फट जाता है, क्रैक पड़ जाते हैं इसमें। फिर हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम इज ए कंडीशन दैट अफेक्ट ओनली फीमेल, रिजल्ट व्हेन वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और पार्शियली मिसिंग। देखो क्या होता है, लेट्स सपोज एक्स एंड एक्स, ये तब होगा जब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो ज्यादा उम्र में होता है, मतलब या शादी ज्यादा उम्र में करते हैं फीमेल या मेल, तो ऐसा तब देखने को मिलता है। मेल फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई। अब क्या होगा? इनके गैमेट्स इम्प्योर बनेंगे। कैसे? देखो इस टाइप से, एक में ही दोनों चले जाएंगे और एक खाली रह जाएगा, एक गैमेट खाली रह जाएगा। अब इस ये तो दोनों गैमेट देगा अपने,
यहाँ पे देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये जब इसके साथ मिलेगा तो ट्रिपल एक्स बनाएगा, ये जब इसके साथ मिलेगा एक्स ओ बनाएगा, ये जब इसके साथ मिलेगा एक्स एक्स वाई बनाएगा, और जब ये इसके साथ मिलेगा तो 0 वाई बनेगा। अब देखो, ना तो ये बच्चा पैदा कर सकती है, ना ही ये, कोई सा भी इसमें स्टेराइल नहीं होगा। तो ये होता है दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में। आप देखेंगे एक्स और नोट का केस है, एक्स नोट का केस है, इसमें वाई नहीं है, तो एक्स क्रोमोसोम इसमें मिसिंग होता है। इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैट ब्रेस्ट होती है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इसमें नहीं होंगे, और स्मॉल ओवेरीज होंगी, मतलब एग नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे लाइन फैक्टर सिंड्रोम। इसको हम सुपर फीमेल भी बोलते हैं, सुपर फीमेल भी बोलते हैं। ये वैसे होता मेल है, बट इसमें फीमेल वाले फीचर होते हैं। इसमें क्या होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, ये होता है मेल और इसमें फीमेल वाले, हाँ ठीक बोला है। और इसमें देखेंगे आप, इसको बोलेंगे सुपर मेल, सुपर फीमेल नहीं बोलेंगे, सुपर मेल बोलेंगे। वो था सुपर फीमेल, ठीक है, एक्स ओ था सुपर फीमेल, और ये है सुपर मेल। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें एक एक्स ज्यादा आ जाएगा, एक्स वाई होना चाहिए लड़के के लिए, बट एक एक्स ज्यादा आ जाएगा, जो हमने पहले देखा भी। एंड इसमें क्या होता है, ये लड़का होगा बट इसमें लड़कियों वाले फीचर होंगे, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, बॉडी पर हेयर बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे। यहाँ पे देखो टॉल स्ट्रक्चर होगा, मसल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर होंगे, डिले प्यूबर्टी होगी, ब्रॉडर हिप्स होंगे, चौड़े चौड़े हिप्स होंगे, इनलार्ज ब्रेस्ट होगी, स्मॉल टेस्टिकल्स होंगे। टेस्टिकल से ही स्पर्म बनता है, स्पर्म सेल वहीं पे बनती है, तो स्पर्म नहीं बनेगा और वीक बोन्स होगी। तो ऐसे जो सुपर मेल होते हैं ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने जेनेटिक्स पढ़ा। अगर दोस्तों आपको समझ आया है, देखो आज जो आप पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको इसमें बहुत कम चीज समझ आई होंगी, क्योंकि आपने डीएनए आरएनए प्रोटीन कैसे बनता है ये हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, वहां पे हमने बिल्कुल सीक्वेंस में सभी चीजें पढ़ा रखी है। इसके बाद हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। टिश्यू हम एनिमल में भी देखेंगे और प्लांट में भी देखेंगे। तो अगर आपको ये सभी क्लासेस का बेनिफिट उठाना है तो आपने इंजीनियर्स पाथ एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। फी 499 RS से बहुत कम है। इसमें एक बुक आ जाती है, अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी खरीदने जाएंगे तो वो आपको 700 से 800 रुपये में पड़ेगी, बट हम पूरा कोर्स आपको, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स, जो कि हमने 120 आवर्स में कंप्लीट किया है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग आपने खुद से प्रैक्टिस करना होगा। रीजनिंग के लिए सोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, सीजीएल के प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।